ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख़यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जर्नलिज्म करते करते, पत्रकारिता सहाफत करते करते कई मोड़ ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नैरेटिव बदलने वाले होते हैं। इस वक्त 21 दिन हो चुके हैं इजराइल और अमेरिका के जरिए ईरान पर हमले शुरू करने के बाद, और जवाबी कार्रवाइयां ईरान ने अब तक, जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, 66 बड़े हमले ईरान कर चुका है, जिसमें न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के अड्डे जो इस पूरे इलाके में हैं, कई मुल्कों में वहां तक हमले कर रहा है, और उसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही। आयतुल्लाह खामेनेई शहीद हो चुके, अली लारिजानी शहीद हो चुके, और बहुत से दर्जनों बहुत ही अहम लोग जा चुके। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हमारी लीडरशिप के खत्म होने पर मुल्क का निजाम इसी तरह से चलता रहेगा। कई कई पीढ़ियों की तैयारी है। उधर अमेरिका की तरफ से इशारा है कि अब हम ईरान पर लगी हुई पाबंदियां कुछ हल्की कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आखिर क्या ये मिसाल पूरी हो रही है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे? ये सब समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, अमरीश मिश्रा जी, जिन्हें आप लोग काफी पसंद करते हैं। काफी बेबाक अंदाज में और बहुत ही बारीकी से उनकी मालूमात होती है। मुसलसल पढ़ते रहना, मुसलसल पूरी दुनिया के नाप तोल करते रहना, समझते रहना। अमरीश मिश्रा जी बहुत ही सादा जबान में बहुत ही अहम बातें कह जाते हैं। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज 21वां दिन है, धन्यवाद। 3 हफ्ते हो गए। क्या कुछ देख रहे हैं? अब जंग को आप किस तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए काजमी साहब, क्या है कि जंग जो है वो एक उतार चढ़ाव जो जंग में पूरा चलता है। शुरू में अमेरिका इजराइल ने स्ट्राइक किया, सबसे बड़ा इमाम खामनेई की शहादत हुई। उसके बाद ईरान ने पलटवार किया, फिर अमेरिका और इजराइल ने किया। अब यहां तक आते आते देखिए 15-16 मार्च के आसपास जो एक इजराइल की कोशिश थी कि अमेरिका थोड़ा सा घबरा रहा था जब से स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज जो बंद हुआ है, वो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था अ, ईरान का, और उसको लेके इजराइल बहुत परेशान था। और अली लारिजानी का जो असैसिनेशन है, उसके साथ साथ जो बासिज के चीफ सुलेमानी, उनका भी असैसिनेशन हुआ, और बासिज के कुछ पिकेट्स वहां, उनपे भी हमला हुआ। उसके पीछे राजनीति ये थी कि ये करके वहां पर फिर से प्रोटेस्टर्स को जमा करने का एक माहौल बनेगा तेहरान में खासतौर पे, और वो कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें इनकी पूरी तैयारी थी 15 या 16 को या 17 को प्रोटेस्टर्स भारी संख्या में बाहर निकले, क्योंकि बासिज के कई पिकेट्स ये लोग डिस्ट्रॉय कर चुके थे तेहरान में। लेकिन जो जनता वहां रोज सड़क पे आ रही थी, इफ्तारी के बाद तुरंत रोज आ रही थी, पिछले करीब 10 दिनों से, वो 16 और 17 को वो इफ्तारी के पहले निकल आई, 4-4:30 बजे निकल आई। अब उससे क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टर्स आने थे वो प्रोटेस्टर्स नहीं आए, क्योंकि वो अगर आते तो बहुत बुरी तरीके से मार खाते। तो ये दिखाता है कि जो सैनिक एक अभियान चल रहा है, उसके अलावा उसके पैरेलल पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई, बल्कि पॉलिटिकल दांव पेच लगातार जारी हैं दोनों तरफ से। और इजराइल की एक बड़ी हार हुई जब उसने वो एक दूसरा एक प्रोटेस्ट नहीं करा पाई, जो कि सीआईए मोसाद के द्वारा ही अरेंज था, वो जो लोग होते। लेकिन उसमें से 15-20 हजार लोग तेहरान में निकलने वाले थे, लेकिन जनता जब निकल आई तो वो लोग डिफीट हो गए। दूसरी बात, जो उसके बाद फिर इजराइल ने कहा कि मतलब इजराइल ने ये सोचा कि ट्रम्प पीछे हटना चाह रहे हैं, और वो बाकी देशों से गुहार लगा रहे हैं कि नेटो से कि हमको मदद करो स्टेट ऑफ हुर्मुज खाली कराने के लिए। तो इसमें ट्रम्प का डेस्परेशन दिख रहा था। नेतन्याहू ने भी इसको समझा, और उसने फिर जो ईरान की गैस फैसिलिटी, आयरन फैसिलिटी बुशेहर में, वहां हमला कर दिया। अब वो जब हमला हुआ है तो उसका जो पलटवार जिस तरीके से ईरान ने किया, और वो जब ये खासतौर पे आप देखिए जो 18 तारीख की रात को,
18 तारीख की रात को जो ईरान ने पलटवार किया, जो कि फिर कल 19 तारीख को हाइफा ऑयल रिफाइनरी में नसरल्ला नाम की नई मिसाइल मारती। तो उससे ट्रंप दहल गया और ट्रंप ने ये कह दिया कि ये जो हमला हुआ है साउथ पार्स पे या बुशैर पे, ईरान की ऑयल फैसिलिटी पे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ईरान ने कहा था कि अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मारोगे तो हम भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मारेंगे। और ईरान ने तबाही मचा दी 17 तारीख की रात को पूरे गल्फ में, पूरे मिडिल ईस्ट में। तो उससे जो है ट्रंप को अपने को डिस्टेंस करना पड़ा। उसने कहा कि नेतन्याहू ने जो ये किया या इजराइल ने जो किया उसके साथ हम नहीं थे। उसमें उसने कतर का भी नाम लिया और इससे एक मतभेद भी सामने आया। वो मतभेद कोई ऐसा मतभेद नहीं है कि उससे जंग रुक जाएगी, लेकिन वो मतभेद सिग्निफिकेंट है। अभी आपने बताया कि अमेरिका ने यहां तक कहा है कि वो सैंक्शंस में कुछ रिलीफ दे सकता है। तो ये सब वही है जो नेतन्याहू ने जो गलती की और ट्रंप इतना घिरे हुए हैं, जबकि वो ऐसी चीज थी जिसको ट्रंप नजरअंदाज भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया कि पब्लिकली हम इजराइल से अपने को डिस्टेंस करें। तो ये एक ईरान की एक और पॉलिटिकल विक्ट्री होगी, एक साथ लगातार दूसरी पॉलिटिकल विक्ट्री। फिर हाइफा पे जो मारा, हाइफा पे जिस तरीके से जो मारा ईरान ने नसरल्ला मिसाइल से, और हाइफा की जो ऑयल रिफाइनरी है वो 5 से 60% एनर्जी नीड्स ईरान की पूरी करती है, उससे भी इजराइल और दहल गया। सॉरी, इजराइल की पूरी करती है, उससे भी इजराइल दहल गया। और फिर अभी खबर आ रही है कि अभी फिर हाइफा पे मारा है, जिसमें दो स्ट्राइक्स हाइफा पे फिर हुई हैं। तो और जबकि हाइफा के पास अपने एयर डिफेंसेस है, तो एयर डिफेंसेस भी लगता है कि इजराइल के खत्म हो गए। और उनके खत्म होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ईरान की रणनीति जो रही है कि इतने ड्रोन्स और ऐसे मारो बड़ी संख्या में, ताकि इनके जो महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये डिप्लीट हो जाए, ये खर्च हो जाए, और उसके बाद एक ऐसा समय आए जब हम बड़ा हमला करें और इनका एयर डिफेंस या तो बहुत ही कमजोर है या वो उस टाइम पर अब इजराइल प्रायोरिटाइज कर रहा है, हर हमले को नहीं रोके। वो कह रहा है कुछ हमलों को होने दो, कुछ खास जगह। लेकिन हाइफा ऑयल रिफाइनरी जिसका पास अपना एयर डिफेंस था, वहां एयर डिफेंस लगता है पूरी तरह से खत्म हो गया। जो एरो सिस्टम वहां लगे थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए। जी अमरीश मिश्रा जी, आपने बहुत अहम बात कही। देखिए कुछ जो सियासी पंडित हैं, जो जानकार लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जब भी अमेरिका को ये महसूस होगा कि इजराइल लायबिलिटी है और उसको हम अपने कंधे पर नहीं ढो सकते हमेशा के लिए, क्या अब ट्रंप ये इशारा दे रहे हैं कि इजराइल को तन्हा छोड़ करके चले जाएंगे इस जंग में? क्या ये जो आप इख्तलाफ की बात कर रहे हैं, क्या उसका ये इशारा समझें? अभी मैं एक अमेरिका का एक थिंक टैंक है रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट के नाम से, उसका एक असेसमेंट है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान से जीतना नामुमकिन है और अब हो सकता है कि कोई तैयारी ट्रंप इस जंग से बाहर जाने की करने की का प्लान बना रहे हो। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये संभव है। ट्रंप एक पैरेलल ये कोशिश कर रहे हैं और इजराइल और नेतन्याहू का यही डर है कि ट्रंप पीछे ना हट जाए, क्योंकि ट्रंप पीछे हट गए तो इजराइल नेतन्याहू खत्म हो जाएंगे। अभी जो कल रात की या आज सुबह की, मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग के पास तो सुबह सूचना आई, जिसमें नेतन्याहू ने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे पूछा गया कि ट्रंप खुश नहीं है जो उसमें जो हमला हुआ ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज पे। तो नेतन्याहू ने कहा कि दैट ट्रंप इज द लीडर, आई एम द एलाई, ये उसने कहा। उसके बाद बहुत सारी बातें नेतन्याहू ने ऐसी कही कि अगर हम इस बार युद्ध में पीछे हटे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ईरान मजबूत हो जाएगा। जहां तक कि उसने कह दिया कि जीसस क्राइस्ट और जंगिस खान में अगर आज लड़ाई हो जाए तो जंगिस खान जीत जाएगा। तो ये जो पूरी उसने अजीब अजीब तरह की उपमाएं उसने दी, इससे क्रिश्चियन वर्ल्ड भी नाराज हुआ है। एक कंट्रोवर्सी हो गई कि जीसस, ये कौन सी बात है, क्या कहना चाह रहे हैं ये कि जीसस क्राइस्ट और जंगिस खान कहां से बीच में आ गए, और ये कौन सी उपमा? वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि
अगर तुम जीसस क्राइस्ट बने रहोगे वेस्ट से, जबकि वेस्ट क्रिश्चियन देश है, तो कह रहे थे कि तुम जीसस क्राइस्ट बने रहोगे तो जंगीज खान जीत जाएगा, और जंगीज खान ईरान। और भी बहुत बड़ी बड़ी हाकी नेतन्याहू ने कि दुनिया का सिविलाइजेशन खतरे में है और ईरान से खतरा है, और हमें ये हमेशा हुआ है, और ईवल ईवल जीत सकता है। अब जब ऐसी बातें हो रही हैं, जिसको वो ईवल कह रहे हैं, हालांकि हम लोग जानते हैं कि एप्स्टीनवादी कौन है, ईविल कौन है सही में, क्योंकि दुनिया में इस समय वही ईविल है जो एप्स्टीनवादी है। तो वो कौन है? अमेरिका इजराइल है वो, और नैतिक मूल्य वाला कौन है? वो ईरान है। तो अब लेकिन ये पूरे उसको डिस्कोर्स को उल्टा कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए ये इसमें भी नेतन्याहू की हताशा दिख रही है पूरी तरीके से, कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हताश नेतन्याहू दिख रहे हैं कि वो ईरान पे काबू नहीं पा रहे हैं। वो भी वही बात कर रहे हैं जो ट्रम्प कह रहे हैं कि दुनिया भर से एक कोलिशन बनना चाहिए। और बीच बीच में ऐसी चीजें आती हैं, कई बार बीच में खबर आई थी कि इंडिया क्या भेज सकता है अपनी वॉरशिप्स। इंडिया ने अपनी कुछ वॉरशिप्स भेजी हैं कि जो ईरान ने अनुमति दी है, जिन दो जहाजों को, उनको वो मिलिटरीली एस्कॉर्ट कर सके। यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज की तरफ वो नहीं आ रहे हैं, वो इंडियन ओशन में है। वहां से जब ईरान ने जो अनुमति दी है कि हाँ 2 जहाज निकल जाओ, तो वो निकलेंगे, तो फिर वो फ्रिगेट उनको एस्कॉर्ट करके इंडिया सेफली पहुंचाएंगे। ये और रणधीर जायसवाल जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात, हमारी तो यूएस ने कोई हमको रिक्वेस्ट भी अभी तक नहीं की है, ये उन्होंने कह दिया। मतलब एक डिप्लोमेटिक आंसर उन्होंने दिया, वो नहीं था कि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। भाई जब यूरोपियन देश नहीं आगे आ रहे हैं, फ्रांस आगे नहीं आ रहा है, जर्मनी यूके जैसा बड़ा एलाई अमेरिका का आगे नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो फिर इंडिया के से क्या उम्मीद करना एक को। तो ये देखिए, ये भी एक ऐसी चीज है जो ईरान ने चैलेंज थ्रो किया कि स्टेट्स ऑफ हुर्मुज बंद है, दुनिया में 20% का तेल जो निकलता है वो बंद है, हाहाकार मचा हुआ है पूरी दुनिया में, हर जगह गैस प्राइस, भारत तक में गैस प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ यूरिया क्राइसिस होने वाली, क्योंकि यूरिया भी मिडिल ईस्ट प्रोड्यूस करता है और वहां से पूरी दुनिया में बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, बहुत बड़ा हिस्सा, दुनिया का 40-45% हिस्सा। तो खाद्य संकट भी अब शुरू हो सकता है, जी फूड जी क्राइसिस हो सकती है। सऊदी अरब से भी कोई एक असेसमेंट आ रहा है कि $118 जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, और ये बहुत $180 तक पहुंच सकती है क्रूड ऑयल की कीमत। ये आ रहा है सऊदी अरब का असेसमेंट। अच्छा, मैं एक चीज और समझना चाहता हूं। आज भी एक खबर आई है कि आईआरजीसी ईरानी फौज के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद नैनी को भी कत्ल कर दिया गया है, और मुसलसल एक के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट लोग मारे जा रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, लेकिन ईरान की तरफ से हमले कम नहीं हो रहे। एक एवरेज जो अगर निकाला जाए तो तकरीबन हर दिन 3.3 या 3.4 हमले हो रहे हैं, बड़े हमले, जिनको बड़े हमले कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि ये इतनी कौन सी ऐसी मजबूती है ईरान के पास कि तमाम लीडर, बड़े बड़े फौजी सरबराह, कर्नल और डिफेंस मिनिस्टर, कितने लोग जा चुके, इसके बाद ये इतनी मजबूती कहां से आ रही है? लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरा सवाल लोगों का आमतौर पर यह है, आखिर ईरान अपने लोगों की सिक्योरिटी क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों मारे जा रहे हैं बार बार? देखिए, ईरान एक क्रांतिकारी जंग लड़ रहा है। क्रांतिकारी जंग के अलग नियम होते हैं। जैसे 1857 से मैं कंपेयर करना चाहूंगा, भारत की जो जो पहली जंग आजादी थी, जिसमें बड़े बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मंगल पांडे, अवंतीबाई लोधी, बड़े बड़े हर कास्ट से नेता उभरे थे। उसमें भी नेता बहुत बड़ी संख्या में शहीद होते थे, लेकिन वो जंग जारी रहती थी, दूसरा आदमी उठा लेता था, और 2 साल तक, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म नहीं हो गई, तब तक वो जंग जारी रही। तो मेरे कहने का मतलब है कि ईरान में कुछ वैसे ही हुआ है। अच्छा, 1857 में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अंग्रेजों की सेना थी, बंगाल ईस्ट आर्मी, जो केवल बंगाल तो केवल नाम की थी, लेकिन यूपी बिहार के उसमें सोल्जर्स थे, वो सेंटर में थी, वो विद्रोह को संभाले हुए थी। तो वो खत्म, वो सेना थी, वो 1,30,000 लोगों की सेना थी जो विद्रोह की थी, वो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे और वो जंग को नियंत्रित कर रहे थे।
उसी तरीके से अभी ईरान में क्या है कि पूरी पावर चली गई है। जिस सेना को इमाम खुमैनी ने बनाया था ईरान के क्रांति की रक्षा के लिए, वो इस्लामिक सेना, इस्लामिक क्रांतिकारी सेना, IRGC, तो ये जो इसके हाथ में सब चीजें आ गई। और IRGC एक ऐसा, आप सोचिए कि जो ऑर्डिनरी जो सोल्जर्स हैं, अच्छा IRGC में एक और फर्क बताते हैं कि ईरान की आर्मी अलग है, IRGC अलग है। और IRGC ऐसी फोर्स है जो 5 से 6 लाख जो केवल ईरान की रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड है, और उनके पीछे पूरी एक लेयर्स हैं जो 25 से 30 लाख जाती हैं। और ईरान में ये सब लोग, इन सबके पास हथियार है। तो वो जो पूरा इस समय एरोस्पेस इंडस्ट्री, वो है एरोस्पेस मिनिस्ट्री है, ये उस तरीके से ईरान की सेना के पास एरोस्पेस डिवीजन नहीं है, ये IRGC के पास एरोस्पेस डिवीजन है। अब एरोस्पेस डिवीजन ही है जो मेन मिसाइल छोड़ रही है, और वो IRGC के हाथ में। IRGC के हाथ में का मतलब है कि उसमें कितने भी लोग शहीद हों, अब तो नाम भी नहीं आएंगे किसी के, मतलब इन द सेंस कि वो उनको प्रोजेक्ट करेंगे, 1-2 लोगों को कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है काज़मी साहब कि इजराइल और अमेरिका ने अपने पैर पे खुद ही हथौड़ा मारा। उन्होंने पूरी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, जिसको दुनिया जानती थी, जिनसे कुछ बातचीत भी हो सकती थी। उससे क्या हुआ है कि वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसमें IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी सेना, वो पावर में आ गई। और जब वो पावर में आ गई तो वो एक बहुत बड़ी फोर्स है। ज्यादातर उसमें किसानों के बेटे हैं, ईरान के किसान, ईरान के मजदूर, जो ईरान का लोअर मिडिल क्लास, वो पूरा इस समय, तो ईरान में एक अंदर क्रांति हो रही है। और वो उस क्रांति को समझना चाहिए। भारत में भी 1857 में जो किसानों की सेना थी, बंगाल ईस्ट इंडिया जो आर्मी थी, जिसमें यूपी बिहार के सिपाही थे, वही सत्ता में आ गई। तो वही चीज ईरान में हो रही है। वहां पर IRGC सत्ता, अभी लोग नहीं समझ रहे इस चीज को, और अभी और नहीं समझेंगे, उनको समझाना पड़ेगा कि कैसे IRGC सत्ता में आ गई है। और IRGC की सत्ता में आने का मतलब है कि ईरान की आवाम, उसके हाथ में सत्ता इस समय आ गई पूरी। पहले भी थी, मतलब ईरान के आवाम के पक्ष में ही सत्ता थी, लेकिन अब तो सीधे तौर पे आ गई। और अब एक ऐसी खबरें आ रही हैं कि कलेक्टिव लीडरशिप है जो संभाल रही है, एक इंडिविजुअल नहीं संभाल रहा है। कलेक्टिव लीडरशिप है। इसका अंदाजा ट्रंप और नेतन्याहू के बयानों से भी आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि ईरान कौन चला रहा है, ईरान को कौन चला रहा है, कौन लीडर है। और आयतुल्ला मुश्तबा मैं बता रहा हूं ना, बिल्कुल आयतुल्ला मुश्तबा खामेनेई के बारे में, जी उनके बारे में भी कहा जा रहा है। आप बताइए जी, आप बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं यहीं पर वॉर हिस्टोरियन की जरूरत है हमारे जैसे, क्योंकि लोगों की स्टडी नहीं है। लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टडी करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। वो जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स नहीं, चाहे जर्मनी में 16वीं सेंचुरी की पेजेंट वॉर थी, या चाइना में जिस तरह का ताइपिंग रेबेलियन था, या भारत में 1857, जो सबसे नजदीक आता है, क्योंकि भारत और ईरान एकदम नजदीकी मुल्क हैं, दोनों में एक ही तरह की का स्ट्रक्चर है, काफी सिमिलैरिटीज है। भारत में जैसे जो 1857 को सही में समझता है, वो आज समझ सकता है कि ईरान में क्या हो रहा है, कैसे एक सेना जो है वो मुल्क संभालती है युद्ध के समय। ये यानी ये कहा जा सकता है कि 1857 की जो जंग थी, उसकी लाइन पर उसी की किस्म की इस वक्त ईरान जंग लड़ रहा है, जिसको अमेरिका और इजराइल और दुनिया के लोग नहीं समझ पा रहे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अब मैं समझना चाहता हूं, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया हुआ है, अब वो कहते हैं कि हमारे दोस्तों के लिए खुला है, दुश्मनों के लिए नहीं खुला। भारत को 2 एक जहाज निकालने के लिए इजाजत दे दी, बिल्कुल ऐसे जैसे टुकड़ा डाल देते हैं वो। और यहाँ जो भारत में जो ईरान के सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से बयान आ गया कि सरकार के कोशिश के नतीजे में नहीं, बल्कि आम लोग चूंकि हमारे साथ हैं, उन्होंने आयतुल्ला खामेनेई की शहादत पर गम में हमारे साथ हैं, इसलिए हम उनकी मुश्किल ना बढ़े, इसलिए हमने इजाजत दे दी है। यानी जयशंकर ने भी कह दिया, एस जयशंकर विदेश मंत्री ने, कि ब्लैंकेट परमिशन नहीं है अभी भी। तो ये जो हॉर्मुज का मामला है, ये कितने दिन तक चल सकता है? ईरान कितने दिन तक कंट्रोल रख सकता है?
कितना दुनिया के मुल्क उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या वो बात सच होने वाली है? $200 तक के लिए तैयार हो जाइए तेल की कीमत के लिए, जो ईरान से आवाज आई थी शुरू में। क्या दुनिया को वो सब देखना पड़ेगा क्या? देखिए काजमी साहब, स्टेट ऑफ हुर्मुज का मामला महीनों चलेगा। अभी ईरान का जो कंट्रोल है वो महीनों चल सकता है। इसमें इसको तोड़ने की कोशिश बहुत होगी। इसमें इजराइल अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन भी कर सकते हैं। अभी एक खबर शायद आई है, अभी कंफर्म नहीं है, कि हेलीकॉप्टर से वहां पर कुछ वार किया। अब एक हेलीकॉप्टर से वार करने का तो कोई मतलब नहीं है, उसमें हो सकता है कि कोई सोल्जर उतारे हो। देखिए अभी एक खबर है कि यूएसएस त्रिपोली एक वॉरशिप है जो एम्फीबियस असॉल्ट करती है, वो अमेरिका की है। वो वहां से साउथ चाइना सी से वो मिडिल ईस्ट पहुंच रही है। अब यूएसएस त्रिपोली के आने का मतलब है कि एक 4 से 5 हजार सोल्जर्स और भी मंगाए हैं वहां पर, अमेरिकन सोल्जर्स मिडिल ईस्ट में। तो और यूएसएस त्रिपोली एम्फीबियस असॉल्ट में ट्रेंड है। तो ये जो 4 से 5 हजार जो सोल्जर्स अमेरिका के हैं, एम्फीबियस असॉल्ट मतलब कि जमीन और समुद्र दोनों में जो लड़ सके, वो एक मरीन कोर अलग है। वो अमेरिका की रेगुलर सेना नहीं, ये एक मरीन कोर है, वो अलग है। उसको अब लगाया जा रहा है, सबसे एडवांस जो अमेरिका के ट्रेन सोल्जर्स। ये जमीन और समुद्र दोनों में लड़ने की इनको खास ट्रेनिंग है। अब अगर इनको उतारा गया और ये फेल हो गए, और जिनका फेल होना तय है, क्योंकि कुछ वहां पर कोई कर नहीं सकता, वहां पर स्थिति ये होगी, ये लोग करेंगे। अब 1 से 4-5 हजार सोल्जर्स तो एक साथ जा नहीं सकते। कुछ वहां पर शिप से, कुछ इससे, कुछ इब्राहिम लिंकन से पहले ये बम्बार्डमेंट करेंगे। लेकिन वहां सबसे बड़ी समस्या माइंस हैं, जो समुद्र के सी बेड पर है, एक तरह से जो बिल्कुल समुद्र के नीचे सी बेड पे है। और वो माइंस जो हैं वो आप नहीं डिटेक्ट कर सकता है कोई डिटेक्ट कर ही नहीं सकता है। सोल्जर जाएंगे, अगर वो माइन ब्लास्ट हो गई या कुछ भी ऐसा हुआ, और वहां पर आईआरजीसी ने 4-5 तरीके से तैयारी की हुई है, तो वो एम्फीबियस असॉल्ट से स्टेट ऑफ हुर्मुज आप नहीं ले सकते। स्टेट ऑफ हुर्मुज लेने का केवल एक तरीका है, वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल है, कि अमेरिका नेगोशिएट करे और जंग में अपनी हार स्वीकार करे, और जो ईरान की शर्तें कि वो माफी मांगे, सैंक्शंस हटाए, फिलिस्तीन की आजादी की बात करे, ये सारे पहलू हैं। जी, यानी अमेरिका हार माने, माफी मांगे, कंपेंसेशन के भी देना पड़ेगा जब आप माफी मांगेंगे, जब आपके सर पे आप ये कबूल कर लेंगे कि हाँ हमने जंग शुरू की थी। तो ये जो सुपर पावर का जो ढांचा जो दुनिया में प्रोपेगेंडे के जरिए बनाया गया था, हालांकि उसमें ठीक है ताकत भी थी, लेकिन अब तो अमेरिका के फौजी रोते हुए अपनी वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनकी हालत खराब है। तो ये कहां, अरे क्या अरे अमेरिका? काजमी साहब, वो हाँ, काजमी F-35 गिरा दिया, जी 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 दुनिया में गिरा दिया, मतलब उसको हिट किया। वो हाँ इमरजेंसी लैंडिंग उसने की, हाँ लेकिन आज तक दुनिया में F-35 किसी ने हिट ही नहीं किया है। जी फर्स्ट जी। टाइम इन द वर्ल्ड। और ये उससे आया, पहले ये उससे पहले IRGC है। उससे पहले F-15 गिराए थे कुवैत के बॉर्डर के हाँ पास, जो हाँ 27 साल में पहली बार ऐसा हुआ था। अच्छा, आप जी वॉर हिस्टोरियन हैं, ये जो अब नए नए जो हथियार आ रहे हैं, तकरीबन हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन नए नए हथियार ईरान ला रहा है, और अभी भी कह रहा है ट्रंप साहब आप सरप्राइजेस के लिए तैयार हो जाइए। F-35 हमने गिराया है, अभी और भी हम बहुत कुछ करेंगे। आपको क्या लगता है ये जो नए नए हथियार आ रहे हैं, ईरान के सामने आ रहे हैं, उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या आने वाली जंगों का बिल्कुल प्रारूप ही बदल जाएगा, शक्ल ही बदल जाएगी? क्या ईरान कितनी बड़ी तब्दीली ला रहा है दुनिया के जंग के इतिहास में? इसमें काजमी साहब देखिए, मैं जब ईरान में था तो एक बात मुझे ऐसी भनक लगी थी थोड़ी सी, तो मेरा इंस्टिंक्ट भी उसमें काम किया था। देखिए क्या है कि उसी पहले से तैयारी ये थी कि जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं उनका कंट्रोल पूरी तरह से आईआरजीसी को दे दो। अगर एक ईरान पे हमला होता है और इमाम खामनेई असैसिनेट होते हैं तो, और ये बात सोचिए, ये 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर की बात मैं बता रहा हूं, 2025, जब मैं था जी वहां तेहरान। जी जी अब हुआ यही एग्जैक्टली है कि आईआरजीसी ने मिसाइल टाउन जो है टेक ओवर कर लिए, और उसके जो यंग ऑफिसर्स हैं वो पूरा चला रहे हैं।
अब मिसाइल टर्म्स में कम से कम मेरा अनुमान यह है कि अभी नसरल्ला इन्होंने छोड़ी है, अभी उनके पास वो मिसाइल्स हैं जो 10,000 प्रति किलोमीटर, ये 10,000 किलोमीटर पर आवर, यानी मैक 10 और मैक 15,000 किलोमीटर पर आवर, उस स्पीड पे वो चल सकती हैं। उसका इस्तेमाल अभी काफी दूर है, 1 हफ्ते 10 दिन बाद शायद उनका इस्तेमाल हो। तो इसका मतलब है कि ईरान की आर्सेनल में बहुत सरप्राइजेस, ईरान के और तो ये जो अमेरिका असेसमेंट कर रहा है, ये देखिए दिमाग की भी लड़ाई है। अमेरिका जो असेसमेंट कर रहा है कि हमने 80% डिस्ट्रॉय कर दिया, 90% डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने ईरान की सेना को डिस्ट्रॉय किया है, जो ऑफिशियल आर्मी, जो शाह के समय भी थी, शाह के समय भी थी, अभी भी है, और उसका भी एलिजेंस, आइडियोलॉजिकल एलिजेंस पूरी तरह से एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी है, लेकिन फिर भी वो एक पुरानी सेना, मतलब एक ट्रेडिशनल आर्मी, उसको तुमने डिस्ट्रॉय किया। आईआरजीसी के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि आईआरजीसी क्या है, वो कहाँ एम्प्लॉय, उसकी अपनी नेवी है, उसका अपना एरोस्पेस पूरी मिसाइल का कंट्रोल उसके हाथ में है। तो असली ताकत तो वहां। तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद बरानी, जिनसे आप मिले भी थे अपने सफर के दौरान, उनका कहना है कि इस जंग के लिए ईरान 25 साल से तैयारी कर रहा था, 25 साल से तैयारी कर रहा था, और पूरे पूरे शहर पहाड़ों के अंदर बसे हुए हैं जहां से मिसाइल निकलती है और उड़ जाती है। किसी को यह भी पता नहीं था होता कि ये क्या कुछ यहां भी कुछ हो सकता है। क्या ये 25 साल से तैयारी और इजराइल और अमेरिका का इस तरह से एक कमजोर हालत में आना, रिसीविंग एंड में आना, उसके क्या नतीजे होंगे? यानी ईरान ने जो इस्लामी इनकलाब के जो टारगेट्स रखे थे, अमेरिका यहां से भागे, इजराइल को यहां से खत्म किया जाए, क्या एक बार पहले भी मैंने शायद ये बात पूछी थी, क्या अब उस मकसद के नजदीक है ईरान? 100% ये मकसद और ज्यादा करीब आ रहा है। और अभी हमें ये नहीं पता कि किस मुद्दे पे जंग खत्म होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जंग खत्म तो होनी ही है एक दिन। ऐसा तो है नहीं कि ये, या फिर ये वर्ल्ड वॉर बन जाएगी, तब ये सालों चलेगी। अगर इस जंग को अभी जो स्थिति है कि अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान, उसमें तो ईरान का पड़ला भारी, इसमें कोई दो राय नहीं। जंग अगर अभी खत्म होती है तो इजराइल अमेरिका को कंसेशन देने होंगे, और वो कंसेशन मेजर यही है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपना बुरिया बिस्तर बांधे, और इजराइल जो है उसका फिर, वो तो जब अमेरिका चला जाएगा या अमेरिका ने जरा सी भी इस तरह का इंडिकेशन भी कर दिया, तो फिर ईरान के लिए इजराइल को खत्म करने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और इजराइल को भी झुका के फिलिस्तीन का सवाल वहां पर हल किया जाएगा। तो ये एक अभी जो स्थिति है, यानी आज जो 20 मार्च 2026 है, 21वां दिन युद्ध का, उसमें ईरान का पड़ला भारी है। और ईद के दिन, इससे अच्छी ईद की क्या एक चीज हो सकती थी, या ईद का गिफ्ट हो सकता था जी जो जी 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 जो ये आईआरजीसी ने दुनिया एक को तरह दिया। से ईद का गिफ्ट होगा इस पूरे तमाम मजलूमों के लिए। मैं समझता हूं ईद का गिफ्ट होगा, ना सिर्फ ईरान के लिए। और अरब का जो मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, जिसमें हल्का फुल्का धमकी भी, हल्की फुल्की धमकी भी है ईरान के खिलाफ, क्या अरब क्या कर पाएंगे इन हालात में, जबकि अमेरिका और इजराइल अपने आप को नहीं बचा पा रहे? इन अरबों को क्या बचा पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, अरबों का इलाज हूती है, इसीलिए अभी तक हूती नहीं आए। जैसे ही अरबों की तरफ से कुछ होगा वो सीधे मारेंगे, वो पहले भी कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया को वो धूल चटा चुके हैं, सब लोग जानते हैं। 2015 में जब सऊदी अरेबिया ने यमन में इंटरवीन किया था तो क्या हुआ था, और सीधे सऊदी अरेबिया के ऑयल रिफाइनरीज पे भी अटैक हुए थे, बहुत कुछ हुआ। हूतीस तो अभी आए नहीं है, अभी तो बहुत बहुत सारे पत्ते ईरान ने नहीं खोले। कल खबर आई थी कि सीरिया से गोलन हाइट्स पे अटैक हुआ है, सीरिया के अंदर से। तो उसका मतलब है कि वहां से भी वो एक रेजिस्टेंस वहां ईरान काफी दिनों से नर्चर कर रहा है, और उसको अभी वो चुपचाप रखे हुए है। फिर ये हुआ कि सीरिया हिजबुल्ला, अच्छा हिजबुल्ला लगातार मार रहा है, उसको हम लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खबर पूरी एक दूसरी। लेकिन हिजबुल्ला ने, आप सोचिए 2 मार्च 2026 को हिजबुल्ला और इजराइल में जंग शुरू हुई थी, और आज 18 दिन हो गए हैं। 18 दिन में आप सोचिए कि ऑलमोस्ट 13 से 14 मरकबा टैंक्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड टैंक्स। बिल्कुल बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 टैंक पर डे, ऑलमोस्ट।
हाँ हाँ। और या जो भी कहिए आप। हमास और हमास की हमास की तरफ से कल बयान आया हिजबुल्लाह के लिए कि आप ये मरकावा टैंक लगातार मारते रहो। कल सुबह तो 4-5 टैंक इन्होंने तबाह तैबे किए में, थे। तैबे जी जी जी, तैबे तैबे में में बड़ी तादाद में वो मरकावा टैंक तबाह हो रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने ये बता दिया है कि हम सब्र कर रहे थे, हम कमजोर नहीं हैं। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं वापस इधर। भारत की सियासत का क्या होगा, भारत की फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा? क्या भारत के लोग कभी मुड़ करके उस शर्मिंदगी से बाहर आ सकेंगे जो मोदी जी ने इजराइल के साथ खड़े होकर के शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया लोगों को, और मुसीबत भी बढ़ा दी है आम लोगों की? हॉर्मोज नहीं खुलेगा तो हमारे लिए, हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत था उन मुल्कों के लिए, और वहां से हमारे लिए तेल और गैस ये सब भी आ रहा था। आखिर क्या क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर? नहीं, फ्यूचर में मैं यही देख रहा हूं कि भारत में एक जनता जो है वो ईरान के साथ है। मोदी को भी कहना पड़ा, उन्होंने कंडोल नहीं किया जब इमाम खामने का असैसिनेशन हुआ, बहुत सारी चूकें हुई भारत सरकार से। लेकिन भाई इंडियन स्टेट का अलग सोचना था। इंडियन स्टेट जो था वो देखिए एक इजराइल और अमेरिका के पक्ष में कुछ नहीं बोल रहा था। फिर मोदी को जब उसने देखा कि जंग का तेवर बदल गया है तो उसने फिर कहा कि इंडिया इज ईरान फ्रेंड। हम्म उसने कहा इंडिया इज ईरान फ्रेंड। हम्म। और फिर बहुत सारी चीजें हुई, कुछ ईरान से भी डिप्लोमेट्स आए, यहाँ पर भी वो जो आवाज, खतीबजादे आए हाँ थे, उन्होंने हाँ जो हाँ रायसीना डायलॉग्स हुआ था, हाँ हुए थे, हाँ। रायसीना डायलॉग्स हुए थे, उसमें भी ईरान के लीडर आए थे। तो ये सब चीजें दिखा रहा है कि भारत की सरकार को भी समझ में आ गया है कि अब हम ईरान का साथ हमको देना चाहिए। और मैंने हम्म कुछ मंचों पे जंग शुरू होने के पहले हम्म कहा था, ये बात कही थी कि भारत में जो अभी सरकार है वो ताकत देखेगी। ताकत किसकी ज्यादा है, अगर उसको लगेगा कि ईरान का पलड़ा भारी है तो वो ईरान की तरफ झुक जाएंगे, और जो झुक गई तो, हम्म। लेकिन वो, और इससे लेकिन जो पॉलिटिकल नुकसान नरेंद्र मोदी का हुआ है वो बढ़ेगा, उसकी उसका कोई काट नहीं है। क्योंकि हम्म वो जनता का परसेप्शन बन गया है। हम्म गांव हम्म में, मैं तो गांव में काम करता हूं, गांव में ये हालत है कि ब्राह्मण और ठाकुर, अपर कास्ट, उन लोगों में ये फीलिंग है कि ईरान जो कर रहा है सही कर रहा है। जो हम्म समर्थन हिंदुओं से इस समय ईरान को मिल रहा है ग्रास रूट लेवल पे, वो आपको केवल वो ट्विटर पे नहीं दिखेगा, वो आपको यूट्यूब पे नहीं दिखेगा, वो आपको दिखेगा फेसबुक पे, क्योंकि उसमें हम्म वहां पर गांव से गांव लोग जुड़े हैं। तो वो हम्म मैं वहां भी हूं, तो वो मैं देख सकता हूं कि वहां की हिंदुओं का समर्थन भारी हम्म कम से कम जो पढ़े लिखे हिंदू हैं, जो थोड़ा एक सोच वाले, जो सोच एक रखते हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है, वो हम्म ईरान के साथ खड़े हो गए। अब ये 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 बहुत ये बड़ा ये डेवलप। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी आरएसएस के प्रचारक भी एक तरह से, और वो हमेशा जायनिज्म और इजराइल के नजदीक अपने आप को दिखाने में कभी वो पीछे नहीं रहे। अगर हिंदू और ब्राह्मण मोदी जी से अलग कुछ सोच रहे हैं तो मैं समझता हूं शायद ये जो देश के अंदर नफरत वाली सियासत है उसका भी कुछ इलाज होगा इस ईरान वाली जंग के खत्म होते होते तक। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आखिर के 3-4 मिनट में एक बार फिर एक ओवरऑल असेसमेंट जंग का, अभी तक क्या, आगे क्या, आप जरा कुछ बताइए ताकि लोगों को ज्यादा समझने में आसानी हो। देखिए, अभी तक जो जंग है वो फिर भी एक कुछ ट्रेडिशनल आयाम में देखी जा रही थी, जैसे कंट्री टू कंट्री जंग जंग होती है नॉर्मली, उस आयाम में देखी जा रही थी और उसी आयाम में चल भी रही थी। लेकिन जब से अली लारिजानी का असैसिनेशन हुआ और बासित के चीफ का असैसिनेशन हुआ, और खातिब जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर एक तरह से हैं, हम्म वो भी इमाम है, मौलाना है, हाँ उनका जो असैसिनेशन, और अभी एक नैनी उनका भी असैसिनेशन, अब ही इसके बाद जंग जो है वो अब ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेडिशनल तरीके से जंग होती है देशों के बीच, वो नहीं रह रही है। हम्म इसको ईरान और इसका दायरा फैलाने जा रहा है। क्योंकि एक हम्म बयान आईआरजीसी से आया कल, जिसमें उन्होंने कहा कि हम रीजनल वॉर नहीं, जबकि रीजनल वॉर की बात इमाम खामनेई ने कही थी, उन्होंने कहा हम रीजनल वॉर ऑफ एट्रिशन नहीं लड़ रहे, हम हम्म ग्लोबल वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ रहे हैं। ये पहली बार, ये मैं सुन के चौंक गया था, मैंने कहा ये हम्म क्या।
तो उसके बाद फिर हमने डाला, तो उसको मैंने समझा। वो अब ये सोच रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे एक पोलराइजेशन ईरान को लेके हो रहा है, और ये जो पोलराइजेशन है ये सारे देशों को इफेक्ट करेगा। और अभी ईरान का पोस्चर ये है कि जो जरा सा भी हमारे खिलाफ गया उसको हम मार देंगे। तो ये देखिए, जंग अब एक ऐसे अननोन टेरिटरी में एंटर कर रही है जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। जो शायद रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी, उसके 3-4 साल जो उसके बाद हुए थे, जिसमें पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे एक वॉर छिड़ी थी, जिसको रशियन सिविल वॉर कहते हैं, लेकिन वो थी ग्लोबल वॉर। तो वो उस तरह की स्थिति बनती हुई मुझे दिख रही है एज अ हिस्टोरियन। यानी Clear. जंग का दायरा दुनिया भर में फैलेगा, और जो ईरान के मामले में जो पोलराइजेशन है वो बढ़ेगा। इस तरह से ईरान के इस वक्त के फैसले, IRGC के फैसले पूरी दुनिया की सियासत को असर डालने वाले हैं, मुतासिर करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेश मिश्रा जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।